Hello, everyone. A very warm welcome to all of you in the second stage of CA, that is CA Intermediate. आप लोग कितने एक्साइटेड होगे ना कि सीए फाउंडेशन क्लियर हो गई है। अब आप सीए इंटर में पहुंच गए हो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3 स्टेप की तो सारी सीए है, 1/3 तो आपने कंप्लीट कर भी ली। बस अब 2/3 रह गई है, उसके बाद ड्रीम टाइटल अचीव होने वाला है। एंड आई प्रॉमिस यू, आपकी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होने वाली है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो अब जो सीए इंटर की पढ़ाई है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल नॉट इन द सेंस की थ्योरी एंड क्वेश्चंस, बट इन द सेंस रिलेट्स टू द रियल वर्ल्ड। तो अब कोई रट्टेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज का लॉजिक मिलेगा आपको, हर चीज का। जैसे ही आपके मन में वाई आएगा ना, उसका आंसर आपको मिलेगा, कहीं पर भी क्रैमिंग नहीं है। तो हर चीज जब समझ के दिमाग के अंदर जाएगी ना, तो वो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देगी आपको। तो आई होप अब आप लोग फुल एनर्जी के साथ तैयार होकर बैठे हैं अपने पहले दिन की पहली क्लास के लिए। तो मैं अब आपको और ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, चलते हैं स्टडी विंडो की तरफ एंड मैं आपको अपनी सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करती हूँ। एंड हम बातों बातों में बहुत कुछ सीख जाएंगे, आप देखते जाना। राइट तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जो पेपर नंबर है 3, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, अब आप सोचोगे कि मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पढ़ा है, सुना है, +1 +2 में भी था, फाउंडेशन में भी था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो कभी नहीं सुना। अरे बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बड़ा मजेदार है। मुझे ये सब्जेक्ट पर्सनली सच में बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपने बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, राइट। एंड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें फुल लॉजिक्स भी लगते हैं एंड वो स्कोरिंग भी बहुत होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, आपके जो 200 का एग्रीगेट का टारगेट अब फिर से होने वाला है, उसको ये छूने में आपकी इतनी मदद करेगा। मतलब वो तो आप 200 तो टच कर ही जाओगे, उससे ऊपर बियॉन्ड आप इस सब्जेक्ट के थ्रू बहुत सारे नंबर स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसमें 80s 90s में नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, तो इट इज फुल फ्लेज प्रैक्टिकल पेपर। एंड हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपके जो इंटर लेवल में एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं, लेकिन कॉस्ट में कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। नॉर्मली आपके एमसीक्यू जैसे टैक्स है, उसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में देयर इज नो एमसीक्यू। राइट, तो ये पेपर फुल फ्लेज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आएगा एंड इसमें हमारा टारगेट 90+ का रहने वाला है। राइट, अब चलते हैं कि मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था कि हम जर्नल बनाते हैं सबसे पहले, है ना। आप डे टू डे रूटीन की एंट्रीज पास करते हो, फिर आप लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंच जाते हो, P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो। ये सब तो आपने सीख लिया। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अब सुनो। जो आप P&L बनाते हो, ठीक है, आप फाइनली कहां पर पहुंचते थे? आप पहुंचते थे नेट प्रॉफिट पर। आप बिजनेसमैन को क्या बताते थे कि पूरे साल में तूने अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट कमाया। सब खर्चे डाल देते थे, सेल डाल देते थे, जो उसको यहाँ वहां से एक्स्ट्रा इनकम होती थी सब डाल डूल के आप P&L क्रिएट करते थे एंड नेट प्रॉफिट उसको बता देते थे। राइट, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, देखो। अब आपको याद होगा कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये फॉर्मूला आप बचपन में पढ़ते होते थे। राइट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटेंट एक डेजिग्नेशन अलग होती है कंपनीज में, एंड इसकी एक सेपरेट कोर्स भी है, ICWA जिसका नाम है। मतलब जो स्पेशलाइजेशन इन कोर्स कॉस्ट करना चाहते हैं वो कोर्स फॉलो करते हैं। तो अब हम एज वी आर गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड यू नो वी आर मास्टर इन ऑल द फील्ड्स, तो हमें ये सब्जेक्ट भी उतनी डिटेल में है जैसे कि ICWA वालों को होता है। राइट, तो अब हम इस एस्पेक्ट के ऊपर पूरी डीप स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब कॉस्ट बताओ क्या होता है। कॉस्ट मैम खर्चे को कहते हैं। राइट, तो बिजनेसमैन क्या खर्चे कर रहा है, ये भी क्या हमें उसे बताना पड़ेगा, है ना। उसको तो पता ही नहीं उसकी पॉकेट से कहाँ कहाँ से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बट स्टिल ही इज हायरिंग अस। क्यों? क्योंकि हम उसको
पक्का कोई प्रोफेशनली स्पेशलाइज्ड सर्विस देने वाले हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग। हम उसको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं कि बेटा तेरी एग्जैक्टली कॉस्ट आ कितनी रही है, तू फालतू खर्चे कहाँ पर कर रहा है, तो कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकता है, हम उसको सब कुछ गाइड करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा एरिया है टू स्टडी, दैट इज द कॉस्ट पार्ट, राइट। अब मैं आपको शुरुआत करती हूँ एक एग्जाम्पल से। आपको ये चेयर दिखाई दे रही है? यस मैम, ये कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि हम इस पर बैठकर ट्यूशन सेंटर्स में कोचिंग लेते हैं, राइट। तो अब ये जो चेयर है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे सारी डिस्कशन करती हूँ। इस चेयर को देखते ही आपको क्या नजर आता है कि इसमें कौन कौन से खर्चे हुए होंगे, जिसने भी ये मैन्युफैक्चर करके बेची होगी उसके कौन कौन से खर्चे हुए होंगे इस चेयर को बनाने में। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैम इसमें एक तो वुड नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक। एक प्लास्टिक की चेयर नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक। एक ये जो स्टैंड सा है ना, मैं इसको अगर आयरन स्टैंड लिख दूं क्योंकि जो हमारी देसी लैंग्वेज में इसको मैं आयरन स्टैंड बोल रही हूँ, ठीक है, वो लगा हुआ है। ओके, कुछ और आपको नजर आ रहा है भी शायद इसमें खर्चा हुआ होगा? शायद मैम इसमें कोई नट्स एंड बोल्ट्स लगे होंगे, बिल्कुल ठीक, राइट। और सोचो क्या खर्चा हुआ होगा। अब आप सिर्फ ना जब दिमाग चलाना है ना तो मेरी एक बात याद रखना, आप ये सोचना कि क्या अगर मैं आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर दूं तो आप चेयर बना लोगे, ठीक है। मतलब ये सोचकर आंसर करना, आपको सारे खर्चे ऑटोमेटिकली सूझने शुरू हो जाएंगे। तब आपको लगेगा कि नहीं मैम, हमें इस चेयर को फिक्सिंग करने के लिए कोई मशीन भी चाहिए होगी, कोई कटिंग करने के लिए, राइट। तो इट मीन्स जो मशीन्स होती हैं उनके, वो तो हमारा एसेट होती हैं, राइट। तो खर्चा क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, ये भी एक आपका खर्चा हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर जो जिस बंदे ने इसको बनाया होगा तो उसको हम कारपेंटर कहेंगे, है ना। तो कारपेंटर की जो लेबर है वो भी इन्वॉल्व हुई होगी, बिल्कुल ठीक। और क्या खर्चे हुए होंगे? सोचो सोचो। अब जिस जगह पर बैठकर ये चेयर बनी होगी, अब कोई फैक्ट्री होगी, राइट। अब उस फैक्ट्री का रेंट होगा, राइट। तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री आपको एक खर्चा आया होगा, बिल्कुल ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है ना, मशीन ऐसे थोड़ी चल जाएगी, आपको बिजली की जरूरत पड़ी होगी, राइट। अब सोचो, अब थोड़ी सी माइंड में और इमेज लेकर आओ कि फैक्ट्री के अंदर और क्या क्या होगा। कारपेंटर्स काम कर रहे होंगे, उनके ऊपर सुपरवाइजर्स लगे होंगे, फॉरमैन लगे होंगे, राइट। फिर फैक्ट्री का क्या नाम है उसका, ऑफिस होगा कोई, जहां पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बैठा होगा जो कारपेंटर्स की या सुपरवाइजर्स की सैलरी बना रहा होगा, राइट। तो इट मीन्स मतलब ऑफिस, अगर मैं ऑफिस के अंदर घुसूं तो मुझे इमेजिनेशन में आएगा वहां पर कंप्यूटर पड़ा होगा। तो इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब कुछ भी हमारे खर्चे हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी कोई टेलीफोन बिल्स का खर्चा होगा। फिर आपने इसको सेल किया होगा तो कोई एडवर्टाइजमेंट की होगी, कोई पैकिंग की होगी, कोई कैरेज आउटवर्ड पे किया होगा। मतलब लिस्ट इज सो लॉन्ग, राइट। खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो अब हमारा क्या रोल है? अब आप सोचो कि ये जो खर्चे हैं ये तो उसको भी पता है कि मेरी पॉकेट से हो रहे हैं। तो आप एक बार सोचकर देखो, बिजनेसमैन कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सारे खर्चे मैंने चेयर से रिकवर करने हैं, तो व्हाट शुड बी माय सेलिंग प्राइस। अब मान लो आप बोलोगे कि मैम टोटल कॉस्ट करो, प्रॉफिट एलिमेंट जितना उसको चाहिए उसको ऐड करो, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लो, बिल्कुल ठीक है बेटा, आपकी बात 100% करेक्ट है। लेकिन मान लो अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है, मेरा स्टॉक वुड से भरा हुआ था स्टोर रूम, उसमें आग लग गई तो वो सारा स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब मैं उस साल, जैसे 1 महीना मेरा काम तब बंद रहा, बाकी के 11 महीने मैंने काम किया, अब क्या वो जो मेरा लॉस हुआ, मान लो मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, क्या वो अब मुझे इन खर्चों में डालकर अपनी चेयर के सेलिंग प्राइस को रिवाइज करना चाहिए? आप सोच में पड़ जाओगे ना कि नहीं मैम ऐसे होना तो नहीं चाहिए। दैट मीन्स अब आपका दिमाग कहीं कहीं काम करना शुरू हो गया है कि ऐसी एबनॉर्मेलिटीज हम अपनी गुड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते,
राइट? तो यही चीजें हम अब सारी सीखने वाले हैं। तो अब ये जो खर्चे हमने किए हैं ना, इनको ऐसे प्रेजेंट करना कि अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे टोटल कॉस्ट बताना और आप ऐसे हैप्पीजर्ड मैनर में मुझे खर्चों की लिस्ट बनाकर दे दो, तो मैं आपको लैक्स में सैलरी पे क्यों करूंगी, है ना? ये तो मुझे भी पता है कि एक पेपर पर लिख दो और टोटल लगा दो, तो मुझे भी आता है करना। तो आई विल बी पेइंग यू सो मच बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव मी प्रोफेशनलाइज्ड सर्विस। ठीक है? तो वो वहाँ कहाँ तक कैसे जाएगी हम सारा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ये जो खर्चे होते हैं ना, इनको अब हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाना क्योंकि हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक्सपेंसेस का नाम दूं किसी भी बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस का, तो आप नोटिस करोगे कि उसमें सिर्फ ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये मेन 3 हेड्स इनके बन रहे हैं। आप नोट करते जाना, ठीक है? एंड अदर एक्सपेंसेस, ये हमारे 3 ब्रॉड हेड बनेंगे। एक कैटेगरी हमारी मटेरियल की होगी। मटेरियल क्या होता है? टेंजिबल आइटम्स, जिनको मैं टच कर सकती हूँ, जिनको मैं देख सकती हूँ। अब लेबर कैटेगरी में क्या आ गया? जैसे कारपेंटर की मेहनत है, आई कैन सी दैट बट आई कैन गेट द फाइनल रिजल्ट। सुपरवाइजर है, वो आया, उसने सारा दिन कारपेंटर्स को सुपरवाइज किया, वो क्या दे रहा है? अपनी लेबर दे रहा है ना? मतलब उसके एफर्ट्स भी मुझे कोई टेंजिबल फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं, तो उसकी लेबर, उसके एफर्ट्स इस कैटेगरी में आ गए। एंड अदर एक्सपेंसेस इज द हेड, जो कि रेजिड्यूरी हेड है। चलिए कवर करते हैं। जो हमने खर्चे ऊपर लिखे हैं ना, इन सबको अब हम बाइफरकेट करते हैं इन 3 कैटेगरीज में। अब इन 3 के अंदर जाने से पहले हम इसके 2 पार्ट करेंगे मटेरियल के। देखो, आप नोटिस करते जाना, मटेरियल भी आपको यहाँ पर 2 फॉर्म में मिलेगा। एक डायरेक्ट मटेरियल की फॉर्म में होगा, एक इनडायरेक्ट। अब व्हाट इज डायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट देखते ही मैं उसके साथ खर्चे को रिलेट कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं इसको सीधा लिखूं तो आई विल से डायरेक्टली रिलेटेबल विद द फाइनल प्रोडक्ट। अब कैसे? जैसे देखो, जैसे मैंने आपको चेयर की फोटो दिखाई, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? आपको लगा वुड लगी है, राइट? आपको लगा वुड लगी है, आपको दिखा प्लास्टिक, आपको दिखा आयरन स्टैंड। यही 3 चीजें मेरे दिमाग में सबसे पहले आई, आपके दिमाग में भी सबसे पहले। यहां पर आते ही एक बार ब्रेक लग गई थी। तो दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्ट मटेरियल विच आई कैन रिलेट डायरेक्टली विद द फाइनल प्रोडक्ट, राइट? अब इनडायरेक्ट में कौन आएगा? इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्ट वे में वो प्रोडक्ट के साथ रिलेटेबल है। अब जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आपको नजर आया कि यार इसमें नट्स एंड बोल्ट्स भी लगे थे, हो सकता है इसमें फेविकोल भी लगी हो, क्योंकि जब वो वुड के ऊपर वो प्लाई की पेस्टिंग हुई होगी तो फेविकोल का यूज हुआ होगा। दैट मीन्स जो भी हमारे कंज्यूमेबल स्टोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देते हैं। ठीक है? मतलब जो मटेरियल था तो मटेरियल, बट उसकी एग्जिस्टेंस फाइनल प्रोडक्ट में आते इतनी वैल्यूएबल नहीं रही, वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स, राइट? अब जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स मैंने लिखा, अब आप सोचो मशीन्स को लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज किए गए। अब लुब्रिकेंट्स यूज किए तो वो क्या है? वो इनडायरेक्ट मटेरियल ही है टेंजिबल, बट वो लुब्रिकेशन अगर ना होती तो शायद फाइनल प्रोडक्ट इतना सुंदर ना बनता। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑयल हो गया आपका, लुब्रिकेंट्स हो गए, तो ऑल दीज बिलोंग टू इनडायरेक्ट कैटेगरी। ठीक हो गया? अब चलती हूँ लेबर की तरफ। लेबर भी अगेन यू कैन बाइफरकेट इनटू 2 पार्ट्स, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। अब आप आई थिंक समझ गए होंगे मेरा इशारा। डायरेक्ट लेबर क्या होगी? जो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है। अब डायरेक्टली लेबर कौन सी लिंक्ड हुई? कारपेंटर की। कारपेंटर के एफर्ट्स डायरेक्टली चेयर की तरफ लगे हुए थे, तो यहां पर मैं लिख दूं अगर कारपेंटर लेबर, तो एम आई रॉन्ग? नो। अब इनडायरेक्ट की बात करती हूँ। अब जो सुपरवाइजर था वो क्या, वो कारपेंटर्स को वॉच कर रहा था कि कोई विला तो नहीं बैठा या कोई काम गलत तो नहीं कर रहा,
तो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा था, बट ही इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। तो वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट की एग्जाम्पल। जैसे कि हो गया सुपरवाइजर। अब जो गेट कीपर है, आप सोचो गेट कीपर रखा है हमने, फैक्ट्री के गेट पर खड़ा है, वो अटेंडेंस मार्क कर रहा है लेबरर्स की, खुद थोड़ी प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन उसका खर्चा हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का वो खर्चा है जो एक नॉर्मल एक्सपेंस है और जो कस्टमर बियर करेगा, राइट। गेट कीपर, सुपरवाइजर। अब मैं आती हूँ आगे, अकाउंटेंट्स, है ना, जो आपके अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं अंदर बैठे, जो आप सैलरीज बना रहे हैं, उनकी जो सैलरी है दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं, इवन देयर एफर्ट्स आर कवर्ड अंडर इनडायरेक्ट लेबर। अब आप ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ मेंटल सेटअप क्या होता है। आप बोलोगे कि बचपन में हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्ट लेबर होती है वो ट्रेडिंग में आती है, जो बाकी खर्चे होते हैं सैलरीज के वो P&L में आते हैं। अरे बेटा, लेबर वर्ड का मतलब क्या होता है? लेबर होती है मेहनत। चाहे वो डायरेक्टर लेवल का बंदा हो, उसकी मेहनत भी लेबर ही होती है। जो हम बोलते हैं ना, वो लेबरर होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो आप समझ गए इस छोटे से डिस्टिंक्शन को। तो जो कारपेंटर है उसकी मेहनत डायरेक्टली रिलेटेड है, बाकी सबकी मेहनत इनडायरेक्टली रिलेटेड है। गॉट द पॉइंट। अब अदर एक्सपेंसेस पर चलते हैं। सेम वे में you will see that there are some category of direct expenses and some are indirect expenses, right? अब डायरेक्ट की बात करती हूँ मैं। अब आप सोचो पावर, है ना, जो पावर, अगर एक देखो, एक और चीज आप नोट करो, अब हम कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे, एक वर्ड आपको आएगा पावर एंड कई जगह आपको लिखा आएगा लाइटनिंग, ठीक है। अब दोनों का मतलब तो वही है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, लेकिन पावर वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर द बिग मशीन्स दैट आर रन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। एंड जो लाइटनिंग होती है वो क्या होती है? बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट्स, ये वो, उनके लिए लाइटनिंग वर्ड यूज होता है। अब अगर पावर वर्ड आ रहा है फैक्ट्री में, तो दैट मीन ऑब्वियसली मीन्स दैट इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो वो क्या हो गया? अदर एक्सपेंस, ठीक है। जैसे पावर हो गया। अब कोई रॉयल्टी आप पे कर रहे हो जो कि प्रोडक्शन पे बेस्ड है, आप जितने यूनिट्स बनाते जाओ उस पे आपको कोई रॉयल्टी पे करनी पड़े, तो वो क्या है? एक्सपेंस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन हो गया। क्लियर? इसके बाद आप सोचो कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट हायर पर लाना पड़े प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो क्या खर्चा होएगा? डायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। हायर चार्जेस फॉर अ स्पेसिफिक मशीन, ठीक है, आप इनको मार्क करते जाना है, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना लेना। फॉर स्पेसिफिक मशीन। फिर इसके बाद हमारा आ गया इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में क्या हुआ? अब सोचो आपके एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद आप, क्योंकि वो ना मटेरियल है ना वो लेबर है, वो अदर एक्सपेंसेस है। अब अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ना जब क्वेश्चन खुद बोल देता है ना, हम उन्हीं एक्सपेंसेस को डायरेक्ट मानते हैं। अदरवाइज बिकॉज वी आर नॉट सो फेमिलियर विद द एक्चुअल नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो हम ज्यादातर सबको इनडायरेक्ट कैटेगरी में लेकर चलते हैं। क्वेश्चन खुद ही बता देते हैं कि इनको डायरेक्ट एक्सपेंस मानना है, रेस्ट ऑल अदर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें आपकी आ गया आपका इनडायरेक्ट खर्चे में एडवर्टाइजमेंट, आप यहाँ पर नोट करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप इसके अंडर एडवर्टाइजमेंट एक नोट कर लो। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? जो हम ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं टू एट द टाइम ऑफ सेल्स, ना, सेल हुई, आप खर्चे करके आप अपने कस्टमर की जगह पर पहुंचा रहे हो, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। उसके बाद देयर आर न्यूमरस अदर एक्सपेंसेस, लाइक यू कैन से डिलीवरी वैन्स का खर्चा हो गया, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, दैट इज एक्सपेंस। फिर आपके आ गए रेंट हो गया, ठीक है। रेंट ऑफ द फैक्ट्री वो क्या है? वो अदर एक्सपेंस की कैटेगरी आ जाती है, क्योंकि देखो ना मटेरियल है, आप ब्रॉड हेड चेक करो, अगर मैं रेंट पे कर रही हूँ, ना वो मटेरियल ना वो लेबर, वो कहाँ पर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। अब एक पूरी प्रीमाइसेस का आप रेंट पे कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सपेंस, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब मैं इसको इनडायरेक्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि डायरेक्टली थोड़ी ना है। आप सोचो थोड़े से पार्ट में फैक्ट्री है, थोड़े में ऑफिस बना हुआ है, तो थोड़े में विली जगह भी पड़ी हुई है, तो
तो वो खर्चा हमारा क्या जाता है, इनडायरेक्ट। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट तेरे कारण हमने इतना रेंट पे किया, क्योंकि उस रेंट में आपने बहुत सारी और ऑप्शंस भी यूज की हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक हो गया। तो इनडायरेक्ट की छोटी सी लिस्ट आप बना लो ताकि आपके नोट्स एक फ्रंट फोरमोस्ट पेज पर क्लियर हो जाएं। अब मैं चलती हूँ आगे। अब हमें इस बाइफरकेशन का फायदा क्या है, हमें क्या लेना है ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैटेगरीज में बांट के। अब देखो, जो हमारे डायरेक्ट कैटेगरी के खर्चे होते हैं ना, जिनमें आ गया डायरेक्ट मटेरियल, अब हम इनको ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर, एंड फिर हमारे पास आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सब का एक नाम रखा गया है जिसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ओके जी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बीइंग अ कॉस्ट स्टूडेंट यू मस्ट नो दिस, प्राइम कॉस्ट। ओके जी, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, तीनों डायरेक्ट खर्चे ऐड कर दो तो दैट गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब प्राइमरी खर्चा, तो ये है हमारा। इसके बाद जो आपके इनडायरेक्ट बचे, इनडायरेक्ट मटेरियल बचा, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी जितने भी खर्चे बचे, इन सब का एक नाम, वो है ओवरहेड्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। ओवर मतलब ऊपर वाले खर्चे, वो क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे। तो आई होप ये दो वर्ड्स आपको पता चल गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट के सारी कैटेगरी को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट की सारी कैटेगरी को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओके जी, क्लियर हो गया इतना? गुड। अब मैं चलती हूँ ओवरहेड्स की फर्दर डिटेल्ड डिस्कशन में, क्योंकि आई नो अब आप लोगों के मन में थोड़े थोड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड जो है ना, ये भी हम 3 क्लासिफिकेशन इसकी करेंगे। ठीक है, इसका एक और ब्रेकअप है ओवरहेड्स का, जिनको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक होता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब क्या है, हमने देखा ओवरहेड्स में क्या आना है, सब ऊपरले खर्चे। ठीक है, मटेरियल छोड़ दो, डायरेक्ट लेबर छोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ दो, अब जो भी बचा वो ओवरहेड्स है। अब हमने किस बेस पर बाइफरकेशन करनी है, प्रीमाइस वाइज। अब प्रीमाइस क्या होता है, जगह के हिसाब से। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि एक फैक्ट्री है, मैं आपको इमेजिन करवाती हूँ। ये देखो, मान लो ये एक, वैसे मेरी ड्राइंग है बहुत पुअर, बट लेट अस सपोज ये मेन गेट है यहाँ पर। ठीक है, एंड ये एक जगह है, आपकी बाउंड्री है, इसके अंदर एक फैक्ट्री है, एक ऑफिस बना हुआ है, एंड एक यहाँ पर आपका वेयर हाउस है जहां पर आप सेलिंग के लिए सामान भेजते हो। ठीक है ना, सेलिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, जगह के हिसाब से खर्चे। अब आप इमेजिन करो फैक्ट्री में, फैक्ट्री है ना जहां पर मशीन्स पड़ी हैं, जस्ट इमेजिन कैसी सिनेरियो होता होगा। तो फैक्ट्री में क्या क्या होता होगा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़ा होगा, कारपेंटर्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए। अब इमेजिनेशन स्टार्ट करो, ऊपरले खर्चे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो गए ना, ऊपरले खर्चे कैसे कैसे होंगे। अब फैक्ट्री के अंदर आपके सुपरवाइजर्स घूम रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स, दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड। जगह सोचो, खर्चा सोचो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब जो मशीन्स पड़ी हैं तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरी, वो भी यहां का खर्चा हो गया। इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स भी यहां का खर्चा हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स भी यहां का खर्चा हो गया। ठीक है, अब फैक्ट्री की बिल्डिंग की बात करूं मैं, तो रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी फैक्ट्री का खर्चा हो गया।
है ना, सही जा रही हूँ ना मैं। इसके बाद अब फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर है तो इंश्योरेंस भी साथ ही में मान के चलते हैं हम, क्योंकि रेपिटेटिव लिस्ट अब आनी शुरू हो जाएगी आपके सामने। फिर जो कंज्यूमेबल्स हमने बोले थे जैसे लुब्रिकेंट्स, है ना, मशीनों को चलाने के लिए जो इनडायरेक्ट मटेरियल था वो है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट ही ना, क्योंकि वो यूज कहाँ पर हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो खर्चे आपको प्रीमाइस वाइज नजर आए वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएंगे, राइट। अब जैसे मैं आपको रेंट की बात करी थी, तो अब सोचो रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये एक हिस्सा, अगर मैं पूरे प्लॉट के लिए इतने पैसे पे कर रही हूँ, उसमें फैक्ट्री ने 1/3 जगह ले ली है, तो मैं 1/3 ऑफ द रेंट ऑफ द फैक्ट्री, आई कैन से दिस इज माई फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसकी जरूरत क्यों है, ये इसका एंड रिजल्ट अभी आपके सामने आएगा। बस ये टेबल कंप्लीट होने के बाद यू विल सी, अच्छा इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे थे। ठीक है, तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट होगा, राइट। बाकी बहुत लिस्ट बड़ी है, आपके माइंड में बहुत कुछ और भी आ सकता है, बस आप जगह के हिसाब से उसको रिलेट कर लो। कोई डाउट कंफ्यूजन आती है मुझसे पूछो, ठीक है। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। अब ऑफिस में होने वाले खर्चे इमेजिन करने स्टार्ट करो। अब ऑफिस में कौन बैठा है, सबसे पहले हम अकाउंटेंट्स की बात करते हैं, तो सैलरी टू अकाउंट्स स्टाफ, ये सारे खर्चे ऑफिस के हो गए। फिर उसके बाद नॉर्मली टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस में डाले जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में टेलीफोन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कोई आप जैसे सीए बन रहे हो, जो आप ऑडिट फीस आपको मिलेगी, वो बेचारे बिजनेसमैन जो हैं वो अपने ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट मानेंगे, क्योंकि ऑडिटर्स आते हैं मजे से ऑफिस में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और ऑडिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट फीस हो गई। अब जो डायरेक्टर्स वहां से सैलरी ले रहे हैं, जो फी ले रहे हैं, वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन हो रही है ऑफिस इक्विपमेंट्स की, वो भी यहाँ पर आएगी। ठीक हो गया। अब इक्विपमेंट्स लिख रही हूँ, सिमिलरली रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग हो गया, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, आपको रिलेट करना आ गया। अब चलती हूँ मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोचो सेल्स डिपार्टमेंट को इमेजिन करो, तो सैलरी टू सेल्स पर्सोनल, ये भी यहाँ पर आ जाएगी। ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं हमारे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो वेयर हाउस होगा, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस, उसकी डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस बिल्डिंग अगर आपका अपना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेयर हाउस के एक्सपेंसेस। ठीक है, वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। फिर अगर आपकी कोई डिलीवरी व्हीकल्स हैं, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग मतलब सेल करना, मतलब कस्टमर तक पहुंचना, अपनी चीज उसके मन तक पहुंचानी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसके घर तक पहुंचानी, राइट। तो डिलीवरी व्हीकल्स के जो भी रिपेयर मेंटेनेंस, जो पेट्रोल वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद एडवर्टिजमेंट हो गया, सेल्समैन कमीशन हो गया, वो सब खर्चे क्या हैं, एट द टाइम ऑफ सेल्स होते हैं। तो दीज आर ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आई होप आई एम क्लियर। सबसे पहले हमने ओवरहेड्स को समझा, फिर हमने जगह के हिसाब से उन खर्चों को देखा कि फैक्ट्री में होने वाले कौन से खर्चे, ऑफिस में होने वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होते हैं। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, अब मैं आपको बोल रही थी कि आपको इसका एंड रिजल्ट पता चलेगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। अच्छा, वो स्टेप से पहुंचने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे हैं ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, नॉर्मली ना आपको इनमें मिलेगी बाइफर्केशन। आपको ये चीज मैं अभी यहाँ पर कवर कर देती हूँ, क्योंकि आगे जाकर नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये दो कैटेगरीज की हमें जरूरत पड़ जाती है ओवरहेड्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है,
अब क्या होता है, नॉर्मली वो कहते हैं, मतलब जो लॉजिक्स कहते हैं हमारे, कि ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है ना, ये सारा का सारा ये नहीं है कि ऑफिस में बैठे ही हो रहा है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं देयर इज सम अ प्रोडक्शन मैनेजर है, आप सोच कर देखो, प्रोडक्शन मैनेजर है। अब मैनेजर जो है ही इज कीपिंग अ चेक ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके हिसाब से उसकी सैलरी कहाँ पर जानी चाहिए, तो आपको लगेगा कि फैक्ट्री में जानी चाहिए, बिकॉज वो प्रोडक्शन का ध्यान रख रहा है, वो फैक्ट्री में काम करता है, बट ही इज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर है तो वो 24 घंटे सुपरवाइजर का रोल थोड़ी ना प्ले कर रहा है। इमेजिन करके देखो, सिर पे बैठने के लिए सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन है, वो रखे तो हुए हैं। मैनेजर की पोस्ट ऑफिस में बैठने वाली होती है, राइट। अब हो गया कन्फ्लिक्ट। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस क्या करते हैं, वो आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे दे देते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि 60% ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इस वर्ड से हमें पता चलता है कि कितना परसेंट हम प्रोडक्शन से लिंक करेंगे, कितना हम जनरल मतलब टिपिकल ऑफिस को डालेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी मान लीजिए अगर वो 60,000 रुपये महीना लेता है, तो अगर आपको क्वेश्चन बोले प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी इज ₹60,000 एंड ही डिवोट्स, ठीक है, ही डिवोट्स 1/6 टाइम इन ऑफिस। अब ध्यान से सोचना, अगर वो 1/6 टाइम ऑफिस में बैठता है तो दैट मीन्स 5/6 टाइम, 5/6 टाइम वो फैक्ट्री की तरफ अपना टाइम देता है। तो इट मीन्स मैं इसकी अब बाइफर्केशन कर दूंगी, मैं 50,000 डाल दूंगी उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एंड 10,000 ही मैं रखूंगी फिर ऑफिस ओवरहेड्स में। ठीक हो गया, टिपिकल ऑफिस ओवरहेड्स में। तो ये एक कहीं ना कहीं, कई बार क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहता, जब कुछ ना बोले तो वी एज्यूम ऑल एज जनरल, फिर हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। बोल दे कि इतना पोर्शन है तो हम मानते हैं कि हाँ सच में कोई लॉजिक है पीछे। क्लियर हो गया। अब है एंड रिजल्ट। हमने इतनी बाइफर्केशन की क्यों है? अरे बहुत सिंपल है, क्योंकि जब आपको मैनेजमेंट को बताना है कि आपको टोटल खर्चा पड़ कितना रहा है, तो वो आपने ऐसे रफ पेपर पे नहीं लिख के जाना, आप उसके लिए क्या प्रिपेयर करोगे, दैट इज कॉस्ट शीट। दिस इज द एंड रिजल्ट that you have to prepare and present it to the management, right? अब कॉस्ट शीट क्या है? ये होती है एक, देखो शीट है नाम, पीस ऑफ पेपर के ऊपर यू हैव टू जॉट डाउन द कॉस्ट बट इन अ प्रॉपर मैनर। एंड ये जो होती है ना, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जैसे आप बोलोगे P&L है या बैलेंस शीट है, तो पता होता है साल में एक ही बारी बनती है, आप 2 बारी बनाओगे सेमी एनुअल पीरियड के लिए, तो वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, ईयरली, जब मर्जी बनाओ, ठीक है। तो ये होती क्या है? ये होती है फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट मतलब इतने यूनिट्स का आपने खर्चे का हिसाब किताब देना होता है। तो अब ये इसका होता है फॉर्मेट। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आती है आपकी टोटल अमाउंट, एंड हम पर यूनिट का कॉलम भी तैयार करना सीखेंगे, बिकॉज है कुछ नहीं है, आउटपुट से डिवाइड करो तो पर यूनिट आ जाता है, राइट। अब सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहले आप मेन खर्चे उठाओ, मेन खर्चे, ताकि देखते पता चले कि अच्छा ये सबसे मेजर एक्सपेंस है, बाकी के ऊपर वाले एक्सपेंस है। तो मेजर एक्सपेंस में क्या क्या आया था? सबसे पहले हमारे पास आया था डायरेक्ट मटेरियल, वेरी गुड। सेकंड स्टेप प्लस डायरेक्ट लेबर, वेरी गुड। क्या बचा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड। अब यहां पर पहुंचते ही कुछ याद आया? इनके टोटल को हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल ठीक जवाब, ठीक है। तो मेजर हमने, अब इमेजिनेशन बड़ी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जानी है। मटेरियल लाके रख दिया, कारपेंटर बुला लिया, जो चाहिए था, स्पेशल मशीनरी चाहिए थी, लाके रख दी, सारा मेन खर्चा कर दिया। अब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, ठीक है, गो बाय माय वर्ड्स, प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है।
प्रोडक्शन अब स्टार्ट कहाँ पर बैठ के करोगे? अब हम चलते हैं अपने प्लॉट की तरफ। कहाँ पर बैठ के प्रोडक्शन होगी? सबसे पहले फैक्ट्री की होगी ना। तो फैक्ट्री के कौन से खर्चे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले हम फैक्ट्री के खर्चे ऐड करेंगे एंड खर्चे ऐड करते ही इनका नाम क्या बन जाएगा जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा? दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। एंड इसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट। अब मैं बताती हूँ, आप सोचो नाम याद रखना कितना इजी है। प्राइम कॉस्ट तो मेन कॉस्ट हो गई। अब फैक्ट्री तक के खर्चे मींस फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट जैसे वर्ड आए आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा कि प्राइम कॉस्ट तो आनी ही आनी है। अब कहाँ तक के खर्चे हैं? सिर्फ फैक्ट्री तक के खर्चे हैं। मतलब यहां तक पहुंचते हमें पता चलेगा कि सिर्फ फैक्ट्री के अंदर अंदर के खर्चे हमें इतने महंगे पड़े हैं। ठीक है। एंड इसका सेकेंड नाम है वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स क्या होता है? काम करना। ठीक है। तो अब काम किया है मतलब मटेरियल के ऊपर काम किया है फैक्ट्री में बैठ के, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज वर्क्स कॉस्ट। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? देखो ध्यान से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्योंकि फैक्ट्री के काम को चेक कौन करता है? ऑफिस वाले, इंस्पेक्शन वाले आते हैं, देखते हैं आपने प्रोडक्शन ठीक की है नहीं की है एंड ऑल दैट। सेकेंड स्टेप ऑफिस ओवरहेड्स का आ गया। अब इनमें मैंने आपको बताया बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पहले कौन से आएंगे? दैट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन overheads bracket very important which are related to production. Got it? क्योंकि इस स्टेप के बाद जो हमें मिलेगा उसका क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सोचो, रट्टा नहीं मारना, इसका नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों है? ये प्रोडक्ट का खर्चा प्रोडक्शन में हुआ, फैक्ट्री के खर्चे प्रोडक्शन के लिए हुए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये आके प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ वही पार्ट उठाया है जो आपको क्वेश्चन बोले इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक हो गया। तो यहां पर पहुंचते में क्या पता चलता है कि चीज को बनाने का कितना खर्चा आया। ओके जी। अब चीज बन गई, अब क्या रह गया? अब आपके जो जनरल ऑफिस ओवरहेड्स हैं, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये आ गए विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एंड एक आपके आ गए सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये आ गए। ठीक है। तो ये सारे खर्चे मिलकर हमें क्या बताते हैं? टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके बाद कोई खर्चा रह ही नहीं गया। ठीक है। एंड इसका दूसरा नाम क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सोचो, कॉस्ट ऑफ सेल्स नाम कहां से पड़ा? अब जैसे ही वर्ड आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सो इट मींस सेल तक के खर्चे। सो सिंपल, सेल तक के खर्चे का मतलब सारे ही खर्चे आ गए। तो दिस इज द end result where we have to reach by studying all this basic. ठीक है। अब आपको सारा पता चल गया कि हमें अल्टीमेटली इस चीज की जरूरत क्या थी। तो इस फॉर्म में अगर प्रेजेंट किया जाएगा एंड मैनेजमेंट को दिखाया जाएगा कि ये देखो आपको खर्चे ऐसे पड़ रहे हैं, तो दे कैन वेरी इजीली ट्रेस कि आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ज्यादा सैलरी दे रहे हो या सेलिंग के ऊपर ज्यादा खर्चे कर रहे हो जरूरत से ज्यादा, या आपका डायरेक्ट मटेरियल ही सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है एंड आप कोई और सोर्स ढूंढो, है ना। तो यहाँ से कितनी अच्छी जजमेंट हो जाएगी। अब आप इसको देखो एंड अब आप ऊपर चलो, ये देखो जब हमने इसे रफ खर्चे लिखे थे, अब लगता है ना जमीन आसमान का फर्क। दिस इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट। तो ये आपकी जो कॉस्ट शीट है ये आपकी बुक का 6th चैप्टर है, स्टडी मटेरियल का 6th चैप्टर है, बट आई विल बी डिस्कसिंग इट एट द फर्स्ट पोजीशन बिकॉज दिस इज द चैप्टर विच इज गोइंग टू गिव यू द ओवरऑल व्यू ऑफ द कॉस्ट।
ठीक है। तो मतलब अब हमारे सिलेबस में कैसे कैसे चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने कॉस्ट शीट ये 6वें नंबर पर है, लेकिन मैं इसको सबसे पहले करवाऊंगी, क्योंकि अब आपको पता चल गया, ग्लोबल आइडिया लग गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं कॉस्ट में। अब जैसे आपका जो सेकंड चैप्टर है, पहला तो थ्योरी है, उसको उसकी बाद में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है मटेरियल, तो मटेरियल चैप्टर किसकी बात करता है, डायरेक्ट मटेरियल की। थर्ड चैप्टर है लेबर, वो किसकी डिटेल में बात करेगा, लेबर की। फिर ओवरहेड चैप्टर आता है, वो ओवरहेड चैप्टर आता है वो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड सेलिंग तीनों की बात करता है, क्योंकि वो चैप्टर का नाम ही ओवरहेड्स है। तो वो सारे अब आपको मैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सीक्वेंस में चलूंगी तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। अब आपको पता चल गया है कि हम कौन से स्टेप की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू। अब मैं कंटिन्यू करती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न मेनी मोर न्यू कॉन्सेप्ट।